तो हेलो स्टूडेंट, इंटेलिजेंट एरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों का जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही यार नज़दीक आ चुका है और 20 मार्च को एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। चैनल पे आप लोगों को जो है 2022 का पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ है, 2020 का पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ है, 2019 का पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी अपलोड करी है 3 पार्ट में, जिसमें मैंने आपको 2016 के जो न्यूमेरिकल्स हैं 2016 से लेकर 2018 तक के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा रखे हैं। तो अभी आप लोग में से बहुत से पूछ रहे हो कि 3 दिन के अंदर क्या तैयारी होनी चाहिए। तो देखो 3 दिन के अंदर जिनकी अभी कुछ तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी है भी, देखो जिनकी तैयारी है वो तो अपना ढंग से रिवीजन कर लो, ठीक है, अपनी इन चीज़ों का। जिनकी अभी तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने पहले भी कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जिनकी अभी तैयारी नहीं है वो आप पहले PYQs के साथ जाओ और कम से कम कोशिश करो, जितने ज़्यादा हो सके वो तो कर ही करो, लेकिन लास्ट 3 to 4 ईयर्स के जरूर कर लो। मैक्सिमम देखो 5 के काफ़ी है, मिनिमम 3 के तो चाहिए ही चाहिए अपने को। 3 साल के अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपको इस चैनल पे वो चीज़ें मिल रही है ना, 2020 का मिल रहा है, 22 का मिल रहा है, 19 का मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या मिल रहा है आपको, न्यूमेरिकल मिल रहे हैं। तो आप इस चैनल के थ्रू बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो जाओ उन वीडियो को जरूर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा 2-4 के, ठीक है। और चैनल पे भी जाओ, क्लियर होंगी चीज़ें सारी। फिर आप लोगों के लिए आप MCQs बुक फर्स्ट के जितने भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, वो मैं लेके आया हूँ उन वीडियो को, ठीक है। पहले आप इनकी तैयारी कर लेना, फिर आप अपने भी अकॉर्डिंग कर सकते हो जो करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर वाइज है, तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होगे। तो मैं अभी ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ऑप्शन की जगह मैं राइट आंसर लिख रहा हूँ, तो वहाँ आपको MCQ में 4 ऑप्शन देंगे, आपको राइट आंसर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव चार्ज 8 कूलम। तो अब इसका आंसर आपको देखो वहाँ पे ऑप्शन होगा, कैसे निकालने हैं। देखो जो भी नहीं वो 8 कूलम ही दे, इस टाइप के क्वेश्चन में वो कोई वैल्यू भी दे सकता है किसी भी तरीके की, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो Q = NE वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको Q कितना दिया हुआ है 8 कूलम, तो आप 8 लगा देंगे यहाँ पे। N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछ रहा है। E की वैल्यू हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए जो कितनी होती है। तो यहाँ से आप N = कितना कर लोगे, इतना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन। फिर आप देख रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वायु में 2 आवेशित क्या कहते हैं धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान तो वो घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा। अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दोगे परावैद्युत पदार्थ, तो ऐसा करने से जो बल होता है वो आपको पता होगा 1/4πε0 K होता है ना। तो अगर K यहाँ पे K की कुछ वैल्यू है तो वो मल्टीप्लाई करके इस टर्म को 1/4πε0 को, यानी कि इसको कम कर देगा। कम करेगा मीन्स F कम होगा, तो इसलिए घट जाएगा। नेक्स्ट है इस तरीके से अगर एक बंद पृष्ठ है उसके अंदर N विद्युत क्षेत्र रख दे तो निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि N विद्युत क्षेत्र का जो टोटल आवेश होगा वो 0 होगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसपे एक प्लस वाला और उतनी क्वांटिटी में माइनस वाला आवेश छोटी सी दूरी पे रखा हो। तो जब प्लस और माइनस के आवेश सेम परिमाण के हैं और इनकी जो वैल्यू है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे ना एक दूसरे को, तो टोटल आवेश 0 होगा। टोटल आवेश 0 है तो गॉस की प्रमेय से हम कह सकते हैं जो टोटल फ्लक्स होगा यानी कि Q/ε0 वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया Q 0 हो गया ना, इसलिए तो 0 आंसर है। चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 के विद्युत विभव का मात्रक पूछ रहा है, संधारित्र का मात्रक पूछ रहा है। 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि अगर हम कनेक्ट कर लेंगे 2 बॉडीज़ को, ठीक है, 2 चार्ज बॉडीज़ को, तो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट इफ़ दे हैव, ठीक है। तो तभी होता है जब विभव समान होगा, यानी कि इक्वल पोटेंशियल होगा। क्लियर होगी चीज़ें। अब देखो यहाँ हम बहुत ही जल्दी तरीके से सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमारे लिए जो ज़्यादा समझने के हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो अभी याद करने के हैं वो सीधा याद करने हैं। चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, ओम × मीटर होता है,
ठीक है, इतने और इतने वाट वाले बल्ब के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब क्या कंडीशन होगी। तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं, तो टंगस्टन को आप हटा दें, फिलामेंट लिख देना। ठीक है, तो अगर आपके पास दो इतने इतने वाट के बल्ब हैं और एक ही लंबाई के तंतु हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। जो ज़्यादा वाट वाला होगा वो ज़्यादा क्या होगा, उसका तंतु ज़्यादा मोटा होगा। ठीक है, लंबाई से कितनी भी रहे लेकिन ज़्यादा वोल्टेज का है, ज़्यादा वाट का है तो ज़्यादा मोटा तंतु उसी का ही होगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इंटू मीटर इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर चैप्टर 4 में चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसका चैप्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसका मात्रक पूछा है जो कि ओम होता है, जब आप इसे करके सॉल्व करोगे ओम आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यानी कि मैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है यानी कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा मूविंग चार्ज। ठीक है, अगर गतिमान है तो ध्यान रखना दोनों ही उत्पन्न करता है, और रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, कुंडलिनी यानी कि हेलिकल होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपको याद ही करने हैं क्योंकि इसमें आप लोग को थोड़ा सॉल्व करने की कोई चीज़ें है नहीं, याद ही करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर बल क्या होगा। ए न्यूट्रॉन परपेंडिकुलरली एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स ऑन द न्यूट्रॉन, तो जीरो आंसर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो लॉरेंज फोर्स होता है वो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब Q तो न्यूट्रॉन के लिए जीरो होगा, तो जब Q यहाँ जीरो रखोगे तो F भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस वाला चैप्टर आपका 5वां, तो इसमें भी आपको एंगल ऑफ डीप ये सब याद कर लेने हैं। ये आपको याद करना है, हमेशा ध्यान रखना है एंगल ऑफ डीप यानी कि नतिकोण ध्रुवों पे 90 होता है। अब अगर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो नतिकोण का मान 45 होता है। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर BH/BB होगा। BH होगा आपका, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, tan थीटा बराबर, देखो मैं इधर लिख देता हूँ दूसरे पेन से, tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है BV/BH। अब ये दोनों सेम हो गए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैंसिल होके 1 देगा, और tan का जो मान होता है 1 में वो कितना होता है, tan 45 का, तुलना करने पे 45 आंसर आएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसे, और अगर टिक मार्क आए तो डायरेक्ट 45 लिख के आ जाना। क्लियर हो गई चीज़। डोमेन किस पदार्थ पर बनते हैं, व्हाट सब्सटेंस इज डोमेन मेड ऑफ, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ। कोबाल्ट और निकिल एग्जाम्पल है किसके, लोह चुंबकीय पदार्थ की। चैप्टर 6 की तरफ फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर होता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण हो गया। अन्योन्य प्रेरकत्व का उदाहरण है ट्रांसफार्मर, याद रखना ये ऑप्शन बहुत काम के हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रत्यावर्ती धारा इंपॉर्टेंट, पहले ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में जो संबंध होता है वो आपका ये होता है। क्लियर हो गई, IRMS वर्ग माध्य मूलमान और I0 आपको पता ही है शिखर मान। इस तरीके से आपको कोई भी एक समीकरण दे सकता है और आपसे पूछ सकता है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान क्या है। तो जब भी इस तरीके की समीकरण दे आपको कंपैरिजन करनी है ए स्टैंडर्ड समीकरण से, इससे कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये V0 है। ठीक है, V0 है जिस कारण से क्या होगा, आपको V0 पता चल जाएगा, यहाँ पे 200 होगा। इससे जब कंपैरिजन करोगे ना इसका V0 200, अब V0 आ गया तो VRMS इजी तरीके से आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला हमारा जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी अगर आपको समीकरण दे ऐसी। फिर LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का जो मान होता है यानी कि पावर कोफिशिएंट जो होता है LCR सर्किट का रिजोनेंस कंडीशन में वो 1 होता है। स्वप्रेरकत्व किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो चोक कुंडली होती है। ठीक है, चोक कॉइल। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर कोफिशिएंट इन LCR सर्किट अल्टरनेटिव +1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोलन करने वाली LC परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो इतनी होती है, और इसी को हम अनुनाद की स्थिति में भी LC परिपथ की आवृत्ति कह देते हैं। तो ये आपको याद करने हैं। चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका चैप्टर। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो देखो ध्वनि तरंग नहीं होती, मैंने ऑप्शन यहाँ पे जानबूझ के लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए, आपके दिमाग में डाउट नहीं रहे ध्वनि तरंग वगैरह को लेकर। तो ध्वनि तरंग EM तरंगे नहीं होती, जल तरंगे भी नहीं होती, और रस्सी में उत्पन्न तरंगे भी नहीं होती। ऊष्मा तरंगे होंगी, क्योंकि ऊष्मा तरंगे अवरक्त तरंगे होती हैं। इंफ्रारेड
रेडिएशन जिन्हें बोलते हैं हम लोग, या रेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो देखो ये सब है, बस कौन सी नहीं, बीटा, क्योंकि बीटा कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती। एक और चीज़ ध्यान रखना, प्रकाश तरंगें भी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रकाश तरंग भी ईएम तरंग है, ये ध्यान रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंग है ये। फिर निम्न में किस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तो हमेशा याद रखो गामा तरंग सबसे कम होती है, चाहे वो कोई सी भी दे दे, गामा सबसे ही लोएस्ट होगी और इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा होती है। ऐसे ही आपको कोई भी 5000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्घ्य, इसकी जगह कुछ और भी दे सकता है, लेकिन पहले ये कर जाना क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है ये, किस स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो दृश्य यानी कि विजिबल रीजन में। तो ये आज हमने पहली बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू जो मुझे लगे, जो पुराने आए हुए थे, मैंने वो आपको करवाए हैं। ठीक है, आप पहले इन्हें तैयार कर लो और इसके बाद आपको देखो एमसीक्यूज़ कुछ नहीं होता, एमसीक्यूज़ में बस वही चीज़ें आती हैं जो हम लोग थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो बिना टेंशन के थ्योरी को पक्का कर लो तो एमसीक्यूज़ खुद ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, आपके पेपर से पहले कल तक बना दूंगा मैं, जहाँ तक उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तैयारी में लगे रहो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। थैंक यू।